जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक काल में नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई कविता इकाई का उद्देश्य क्या है? नई कविता की विशिष्टताओं का अध्ययन प्राप्त करना, नई कविता कैसे विकसित हुई यह जानना, नई कविता यह नाम क्यों दिया गया यह देखना, नई कविता प्रयोगवाद से किस अर्थों में अलगता रखती है यह दे समझना, नई कविता में लघु मानव की संकल्पना किस प्रकार प्रतिष्ठित हुई इसको रेखांकित करना, नई कविता की काव्य प्रवृत्तियाँ का अध्ययन करना, नई कविता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। नई कविता उद्भव की पृष्ठभूमि। प्रारंभ में ही यह बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रयोगवादी तथा नई कविता में कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ भिन्नताएं भी, किंतु इसका उद्भव मात्र प्रयोगवाद के अस्वीकार में ही हुआ है। जैसा कि नामवर सिंह ने कहा है, प्रयोग शब्द को वाद दूषित पाकर नई कविता नामक संज्ञा का प्रचलन हुआ। 1951 में दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता के जिन सिद्धांतों को सूत्रपात किया गया, उनका विस्तार तीसरा सप्तक के प्रकाशन काल 1959 तक अबाध गति से होता रहा। जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोग से व्यापक भूमि पर नई कविता का नाम प्रचारित किया। इसके मूल में आधुनिक युग का वह संपूर्ण परिवेश उभर कर आया जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक यांत्रिकता के साथ कुछ विदेशी काव्य आंदोलन महत्वपूर्ण है। नई कविता की पृष्ठभूमि को देवराज ने दो स्तरों पर रखकर देखा है, एक राष्ट्रीय और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय। इसमें न केवल राजनीति है बल्कि विदेशी साहित्यिक एवं सामाजिक नैतिक मूल्यबोध भी है। नई कविता सामाजिकता के वैविध्यपूर्ण मानव मूल्यों की उदात्त परंपराओं को लेकर चलती है, जिसमें त्रासदी, विडंबना, घुटन, त्रास्य, क्षणवाद, अस्तित्वबोध, अंतर्विरोध से उपजा आत्मसंघर्ष एक ओर तो दूसरी ओर नई कविता परिस्थितियों से उपजी संवेदनाओं की संप्रेषणीय अभिव्यक्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो चुका है। इस काव्यधारा के विकास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां कारणभूत रही है। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी मूल्यहीनता ने राजनीतिक से नैतिकता को खत्म किया। सामाजिक स्थिति में शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। पारिवारिक सामाजिक ढांचा प्राय दह गया और प्राय व्यक्तिवाद का जोर बढ़ता गया। भारतीय राजनीति में गांधी, नेहरू प्रभृति ने अपना अपना अलग प्रभाव छोड़ा। स्वतंत्रता पूर्व स्थिति में स्वतंत्रता जैसे जैसे नज़दीक आती गई, हमारे नेताओं ने आंतरिक संघर्ष तीव्र होता गया। यह संघर्ष केवल नेताओं में ही नहीं, नेताओं और जनता के बीच तथा बूढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच भी उभर कर आया। जब तक गांधी का नेतृत्व नई पीढ़ी ने पाया तब तक ठीक था, परंतु बाद में नवयुवकों का शोषण होने लगा। प्रत्येक नेता अपने स्वार्थ के लिए उन्हें प्रयुक्त करने की फिराक में रहने लगा ताकि उनका पलड़ा भारी हो। सन 1942 की क्रांति में ही आंदोलन की तीन शक्लें थीं। एक तो उनकी जो नवयुवकों के केवल खपने वाली सामग्री समझकर उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देने में विश्वास करने वाली नेता पीढ़ी थी, तो दूसरी वे थे जो उनकी सच्ची और ईमानदार भावनाओं को तोड़ फोड़ कर जनयुद्ध के नाम पर अंग्रेजी सरकार की खिदमतकारी करने और कराने के लिए तत्पर थे। अर्थात यह वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी का था, जो सही और सच्चे अर्थों में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह करने वालों को खुलेआम अराजकतावादी और जंगखोर के नाम से संबोधित करता था। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी था जो उस समय देश के नवयुवकों में ऐसा उत्साह भरना चाहता था जो सब कुछ देकर बढ़ती हुई अंग्रेजों की गुलामी की प्रक्रिया को समाप्त करने में सहायक हो। लक्ष्मीकांत वर्मा हिंदी साहित्य के पिछले 20 वर्ष 3 कल्पना मई 1967 अंक 5 पृष्ठ 12 में उद्घृष्ट परिणाम यह हुआ कि राजनीति में सुविधापरकता तथा मूल्यहीनता का उद्भव गांधी के समय ही हो चुका था।
समाज एवं साहित्य में भी वह प्रवेश कर गए। देवराज ने इसे सन 1935 से 1945 के बीच पैदा हुए संक्रमणकालीन स्थिति में साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र के उत्पन्न भ्रमात्मक मूल्यों का विकास कहा है, जिसमें एक ओर गांधी की गतिशील राष्ट्रीयता तो दूसरी ओर नेहरू के शब्द भंडारण वाली काल्पनिक किंतु बड़े जोर शोर से स्थापित अंतर्राष्ट्रीयता की दो धाराओं का विकास हुआ, ऐसा मानते हैं। उसके परिणाम लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में कई अगंभीर किंतु गंभीरता का परिचय देकर नए वाद स्थापित हुए थे। यथार्थवाद के नाम पर संपूर्ण जीवन के व्याख्यात्मकता कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका लाभ उठाया। परिमाणतः प्रगतिवाद ने अपने नितांत आत्मविश्वास के कारण और व्यापक वृत्ति का आधार छोड़कर विशुद्ध पार्टी की राजनीति के आधार पर अपने वृत्त में लेखक वर्ग का कसना शुरू किया। इसी को आधार मानकर जो प्रगतिवादी आंदोलन खड़ा हुआ था, वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संदर्भ से हटकर एक विशिष्ट राजनीतिक स्वर के मूल में ढलने लगा। फिर अनिवार्यतः बौद्धिक वर्ग को साहित्यिक स्तर पर उन मूल्यों की ओर उन्मुख होना पड़ा जो साहित्य की विधागत एवं संपूर्णता को अथाह अस्तित्व देती है। स्वाधीनता के बाद देश के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हुई। एक ओर स्वाधीनता का उल्लास था तो दूसरी ओर हिंसा का तांडव, सांप्रदायिक दंगे एवं शरणार्थियों की समस्याएं भयंकर रूप ग्रहण किया। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या के रूप में कश्मीर प्रश्न उलझता गया। परिणामतः पहला भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को पर्याप्त प्रभावित किया। गांधी हत्या भारतीयों के श्रद्धा, विश्वास, मूल्यों की हत्या साबित हुई। विकास योजनाओं ने सुखमय वातावरण पैदा तो किया, परंतु शरणार्थियों ने आर्थिक संकट को जन्म दिया। खाद्यान्न के अभाव की समस्या सामने आई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारियों के लिए 9.5 करोड़ रुपए इंग्लैंड को देने के लिए विवश होना पड़ा। गांधी के आग्रह पर पाकिस्तान को करोड़ देने पड़े तथा साथ ही सरकार द्वारा देश में विदेश पूंजी निवेश की सुविधा प्रदान की। इससे भारतीय संपत्ति भारी मात्रा में विदेश जाने लगी। नेहरू युग से सामान्य जनता ने आज़ादी आएगी, खुशहाली आएगी, दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, बीमारी दूर होगी का भ्रम टूटता गया। ऐसे में सन 1962 में चीन का आक्रमण, भारत को मिली असफलता, खोखली विदेशी नीति का पर्दाफाश हुआ। फिर मार्च 1965 में पाक ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय सेना जीत हासिल की, परंतु रूस अमेरिकी का हस्तक्षेप के कारण ताशकंद में शास्त्री जी को असम्मानजनक समझौता करना पड़ा। कुछ घंटों बाद में वह काल के अधीन हो गए। इंदिरा गांधी सत्ता में आई। 20 अगस्त 1969 में राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस को विभाजित किया। इंदिरा वाला इंडिकेट और दूसरा सिंडिकेट बना। यही से दलील, तानाशाही और व्यक्ति पूजा के नए युग का प्रारंभ हुआ। फिर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए भारत-पाक युद्ध हुआ। 10,000 पाकिस्तानी सेना के साथ बड़ा भूभाग भारत के अधिकार में आया। इंदिरा का दुर्गा रूप बाद वाले चुनाव में उसको भारी मतों से जीत दिला चुका। फिर एक बार शिमला समझौते ने सेना की जीत को हार में बदल दिया। वस्तुतः शिमला समझौता भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार सिद्ध हुई। उससे बुद्धिजीवियों को गहरा धक्का लगा। देश में अशांति बढ़ती जा रही थी। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, रिश्वतखोरी, कामचोरी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे थे। बेरोजगारी, शिक्षित नवयुवकों में निराशा, कुंठा और अपराध वृत्ति जगा रही थी। इसी समय 1974 में जयप्रकाश नारायण ने नवयुवकों की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यात्रा गुजरात से प्रारंभ की कर बिहार में आई। संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई। इस समय का वातावरण इंदिरा विरोधी धारणों, जुलूसों के तड़ाव से भरा था। 26 जनवरी 1975 को समस्त विरोध पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री पद को त्यागपत्र मांगने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजन किया गया।
ठीक एक दिन पहले सरकार की ओर से इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लागू कर दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद न्यायालय ने उनके विरुद्ध फैसला दिया था। उन्होंने त्यागपत्र न देकर देश पर आपातकाल लाद दिया। 19 महीने आपातकाल देश में रहा। नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। भारी दमन से जनता भी गुजरी। 1977 में उसका विद्रोह चुनाव के भीतर से आया। खुद इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी नामक खिचड़ी दलों वाली सरकार सत्ता में आई, जिसे दूसरी आज़ादी कहा गया। उनमें प्रधानमंत्री पद को लेकर संघर्ष छिड़ गया। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम स्वयं को दावेदार मानते थे। जेपी कृपलानी के हस्तक्षेप ने देसाई प्रधानमंत्री तो बने, परंतु 2.5 साल में वह सरकार टूट गई। बाद में चरण सिंह को समर्थन देने का वादा कर इंदिरा जी ने बहुमत के अभाव वाली इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कुल 24 दिन के इस राजनीतिक नाटक में इतिहास में पहली बार देश को प्रधानमंत्री जो संसद में जा ही नहीं सका। सन 1980 के चुनाव के फिर इंदिरा जी को विवश होकर जनता ने चुनाव में जीत दिलाई। प्रादेशिक दल जोर से उभर रहे थे। बीजेपी, जनसंघ, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय लोक दल, संजय विचार मंच के साथ तेलुगु देशम, क्रांति रंगा, दलित पैंथर उल्लेखनीय हैं। द्रमुक, अन्ना डीएमके, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग तो पहले से भी थे, परंतु इससे बेरोक टोक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ। यह राजनीतिक अस्थिरता एक दलीय लोकतांत्रिक निरंकुशता और व्यक्ति पूजा की परंपरा का सबसे दुखद पहलू है। सांसदीय विधायकों और सरकारी अधिकारियों ने जनोन्मुखता का अभाव, परिमाणतः जनता के साथ बुद्धिजीवी वर्ग आहत हुआ। नई कविता को इन्हीं परिस्थितियों ने बनाया। एक ऐसी पीढ़ी कविता में आई जिसने स्वयं कुंठा, घुटन, तनाव, अविश्वास, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ध्वंस, भोग जिया था। नई कविता ने चाहा कि मनुष्य को यांत्रिक अस्तित्व को समाप्त करके प्राकृतिक अस्तित्व को पाना है। सन 1952 से लेकर आज तक, अर्थात 1962 से 80 के आम चुनावों में इस देश जो परिवेश उभरा, जिस प्रकार की नैतिकता जन्मी, जिस प्रकार के जीवन व्यवस्था पनपी, उस सबको नए कवि ने काव्य का विषय बनाया। राष्ट्र नायकों ने भारतवर्ष को समभाव, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर विकसित करने की घोषणा की, किंतु स्थिति विपरीत ही रही। इस काल में देश में अनेक वर्ग पैदा हो गए। एक वर्ग नेताओं का जो स्वार्थ साधना में भ्रष्ट को भूल गया। दूसरा वर्ग सरकारी अफसरों का, क्लर्कों का, जो प्रतिदिन फाइलों में के अंबार में दबता और जनता से दूर होता चला गया। तीसरा वर्ग शोषक वर्ग, जो रुपया और सोना अपनी तिजोरी में ठसाठस भरने लग गया। चौथा श्रमिक वर्ग, जो दिन रात मशीनों में खटने और शोषण का शिकार होने के लिए विवश हो गया। पांचवा वर्ग उन ठेकेदारों का जो जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को वेद सम्मत कहकर अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता फैलाने में व्यस्त हो गया, तथा छठा वर्ग उन मरियल किसानों का जो खंडहर की भांति मरना शुरू हुआ। आज सबके बीच मर रहा है, लेकिन राजनेताओं के द्वारा सबसे अधिक भुना जा रहा है। नई कविता के कवियों ने इसमें प्रत्येक वर्ग का अभिव्यक्ति प्रदान की। इस कविता में जो संघर्ष उभरा है वह परिवेश से कटा हुआ एकांकी संघर्ष नहीं है, प्रत्युत समग्र पीढ़ी का सामान्य संघर्ष है। नई कविता जिस संघर्ष से गुजरती है उसे आत्मसंघर्ष कहा गया है। एक नई सौंदर्य अनुभूति कविता में अभिव्यक्त हो रही थी, जिसके कई स्तर थे। एक सतही और वास्तविक संदर्भों से हीन होकर अपनी कुंठा, बेचैनी, निराशा को अभिव्यक्त कर रही थी, तो दूसरी ओर आत्मग्रस्तता का विश्लेषण कर वर्गीय सौंदर्य अनुभूति के आधार पर सेंसर अभिरुचि वर्ग विशेष में पनप रही थी। उनके आंतरिक विसंगतियों के विरुद्ध आत्मीय संघर्ष किया।
नामवर के अनुसार ऐसे कवियों में मुक्तिबोध सर्व प्रमुख एकमात्र हैं। वे आंतरिक एवं सामाजिक संघर्ष सिद्धांत के प्रति निष्ठावान थे और परवर्ती काव्य में यह दोहरा संघर्ष क्षीण हो रहा है। यह जानकर उन्होंने काव्य सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण पर बल दिया। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान को नई कविता में होने का विचार प्रतिबद्ध किया और अभ्यांतरिक तलाश प्रारंभ की। कई बार निर्वासन, पीड़ा, अवसाद, निराशा, बेचैनी, संघर्ष से उपजी आशा मुक्तिबोध की कविता में अंधेरे में उत्पन्न भटकन को रेखांकित करती है। एक ओर संघर्ष तो दूसरी ओर पहचान या शिनाख्त से यह कविता उपजी। दूधनाथ सिंह की अपनी शताब्दी के नाम भवानी प्रसाद की त्रिकाल संध्या कुछ ऐसी ही कविताएं हैं। सामाजिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणाम राजनीति के साथ सामाजिक जीवन में उभर कर आए। सामाजिक पारिवारिक विवाह संस्था का विघटन हुआ। मूल्यों का विघटन इस समस्या की बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। परिमाणतः राजनीतिक तांडव से भरा कोलाहलपूर्ण वातावरण एक ओर था तो दूसरी ओर चरमरा चुकी सामाजिक ढांचा था, जिसमें प्रयोगवादियों में पलायन की भावना उभरी तो नई कविता के कवियों ने उसका विश्लेषण कविता में किया। परंपरा विरुद्ध आधुनिकता, नए और पुराने मूल्य, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, नव संस्कृति और पुरानी बुर्जुआ संस्कृति के भीतर की टकराहट ने व्यक्ति और समाज के भीतर तनाव भरा संघर्ष उत्पन्न किया। नई कविता इसी भावभूमि में पली बढ़ी है। व्यक्तिवाद का जोर था तो परंपरागत तथा आधुनिक मूल्यों का हास्यप्रस्त हो चुके थे। औद्योगिकरण के साथ नागरीकरण बढ़ता गया, गांव उजड़ते गए, मूल्य टूटते गए, व्यवसायों में परिवर्तन आया, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, एकल परिवार बढ़ते गए। एक ओर भीड़ बढ़ी परंतु दूसरी ओर उस भीड़ में भी व्यक्ति अकेला हो गया। व्यक्ति के भीतरी रागात्मक संबंध तथा घनिष्ठता का अभाव बढ़ता गया। भीड़ में अपरिचितता के कारण उच्छृंखलता आई। जहाँ पहले जुआ, शराब, नशा बुरी समझा गया, वहाँ यह खुले रूप में खाना पीना के रूप में आम हो गया, साधारण सी बात हो गई। यौन जीवन अनियंत्रित हो गया। बाद में इसी अनियंत्रणता ने फ्री सेक्स आंदोलन का जन्म दिया। एक तरह से जीवन में अव्यवस्था आई। औद्योगिकरण ने सामाजिक विघटन भले ही लाया हो किंतु कुछ नए मूल्यों का विकास भी किया। अभिन्न जाति धर्मों के लोग पहले गांव में कटघरे में थे, वे यहाँ खुले हो गए। पारस्परिक परिचय और नज़दीकियाँ उनमें बढ़ती गई। धार्मिक जातिगत संकीर्णता दूर होती गई। सांस्कृतिक अज्ञानता और अजनबीपन की स्थिति समाप्त हुई तथा ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जिसमें रूढ़ियाँ, सामाजिक धार्मिक दुराग्रह दुराग्रहों और परंपरागत संकीर्णता में बांधने वाले सामाजिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं रहा। परिमाणतः नई कविता को औद्योगिक युग के तनाव, असंतोष, नए सत्यों की खोज की व्यग्रता और यांत्रिकता ने प्रभावित किया। शहरीकरण के कारण भी कई समस्याएं पैदा हुई। उनमें से कई व्यक्तिगत, कई सामाजिक हैं, जैसे संयुक्त परिवार की जगह एकत्र परिवार, व्यक्ति के बीच संकुचित संबंध और परायापन, संबंधों के रागात्मकता की शिथिलता, जीवन यापन का खर्चीला होना, मशीनी उत्पादन में बढ़ती बेरोजगारी, जनसंख्या की अधिकता, झोपड़पट्टी संस्कृति का विकास, अपराध वृत्ति में वृद्धि, अस्वस्थकर वातावरण की सृष्टि, शारीरिक व्याधियों के साथ मानसिक रुग्णता में बढ़ोतरी, प्रकृति से अलगाव, जीवन के प्रति अविश्वास, आत्महत्या के वातावरण का फैलाव, अति व्यस्त जीवन के कारण बच्चों के प्रति उदासीनता आदि के कारण तनाव, अजनबीपन, अकेलापन, सशस्त्र बोध मनुष्य में ने महसूस किया। इसी प्रकार की स्थिति को दूर करने में आज़ादी के बाद उचित विकास नहीं हो पाया। आर्थिक क्षेत्र में नव पूंजीवादी वर्ग से उत्पन्न विषमता, नेताओं का स्वार्थ, नौकरशाही का भ्रष्टाचार ने आज़ादी को पराधीनता में बदला। केवल शासक बदले, शोषण के तरीके वही रहे।
विज्ञान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर अधिनायक तत्व और दूसरी ओर मानव मूल्यों में विघटन की प्रक्रिया को जन्म दिया। पश्चिमी जगत के संपर्क ने स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव लाया। मनुष्य रूढ़ियों, शारीरिक पवित्रता, जीर्ण संस्कार, कर्मकांड, जातीयता से मुक्त होना चाहा। पाश्चात्य नारी आंदोलनों ने बड़ा प्रभाव स्त्रियों पर डाला। उनमें समानता, स्वतंत्रता, लैंगिक भेद का विरोध, अपने शरीर पर अपना नियंत्रण चाहा। कुछ नारे गढ़े गए जैसे मुक्ति चाहिए बंधन नहीं, हमारे सौंदर्य को विज्ञापन न बनाया जाए आदि। पाश्चात्य नारी मुक्ति आंदोलन का प्रभाव भी बढ़ा। अमेरिकी नारी मुक्ति की प्रमुख केट मिलेट द्वारा लिखा गया सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया द फीमेल यूनक तथा फ्रांसीसी उपन्यास सिमन द बउआ का द सेकेंड सेक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रभाव से ही यौन संबंधों में पुरुषों की अपेक्षा समलैंगिक विवाह, स्वच्छंद काम संबंध और एंटी ब्रा मूवमेंट जैसी भावनाएं खुलकर सामने आई। इसने स्त्री के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। उनकी सोच विचार साथ सामाजिक संस्कृति मान्यताओं की नई स्थापना हुई। नई कविता इससे प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य में स्त्री पुरुष के संबंधों के तनाव का यथार्थ चित्रण, नैतिकता के संबंध में पनपती नितांत नई मान्यताओं का चित्रण, मुक्त भोग का अंकन, स्त्री पुरुष समानता का भाव, उनके बीच प्रतिस्पर्धा आदि का चित्रण नई कविता में मिलता है। सन 60 के दशक इन स्थितियों में बढ़ोतरी हुई। अनाचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, बेईमानी, स्वार्थ, संकुचित दृष्टि इस काल में पनपी। कवियों ने नैतिक जिम्मेदारियों को उठाया, उसके विरोध उसके यथार्थ को अभिव्यक्त किया। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न मध्य वर्ग का यथार्थ कविता में आया। नई कविता के कवि जीवन संबंधों के प्रति आशावान रहे हैं। मानव मूल्यों की पहचान कराना, व्यक्तित्व को पूर्णतः प्राप्त कराना वे जरूरी समझते हैं। अतः व्यक्ति के अंतर्बाह्य का संघर्ष कविता में उन्होंने रखा है। साहित्यिक वातावरण छायावादी व्यक्तित्व से निकलकर प्रगतिवादी सामाजिकता में तो हम पहुँचे थे, परंतु उसका प्रभाव समाप्त होता गया। नए प्रयोग के स्वर भी मंद हो चुके थे। बाद की प्रवृत्ति से कविता को बाहर कर जनता के दरबार में लाना कवियों को अभिप्रेत था। नई कविता में प्रगतिवाद का सामाजिक भावबोध है तो प्रयोगवाद की शिल्पगत विशिष्टता है। प्रयोगवादियों की आत्मकेंद्रियता, निराशा को उन्होंने सामाजिक व्यापकता का आधार दिया। नई कविता की भिन्नता यही है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने दूसरा सप्तक के बारे में कवियों ने सारी कविता को दूसरा सप्तक के निकटवर्ती पाते हुए किन्हीं अर्थों में उन्हें कुछ भिन्नता का अनुभव किया। ये वही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक भिन्नता है जो नई कविता प्रवृत्तियों में विकसित हुई। साथ ही विदेशी वादों का प्रभाव भी उस पर रहा है। खासकर वाद का विषय मनोविश्लेषण का तो अभिव्यक्ति के क्षेत्र में बिंब प्रतीत का। निराला द्वारा खून सींचा, खाद का तूने अवशिष्ट डाल पर मंडरा रहा है, कैपिटलिज्म की घोषणा ने परिस्थिति की वास्तविकता का पहचाना था, जिसमें यथार्थ का दामन पकड़कर प्रगतिवाद उभर कर आया। वही प्रयोगवाद में सामाजिक यति यथार्थवाद में अपनी कुंठा की व्यंजना साहित्य में करता रहा। नई कविता मात्र सभी प्रकार के दूषणों से मुक्त प्रांगण में आई। प्रयोगवाद को नई कविता की भूमिका कहा जा सकता है। देवराज ने सही कहा है कि इन कवियों को नई कविता की पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। इन कविताओं की प्रकृति का अध्ययन करने में इसमें और नई कविता आंदोलन की काव्य चेतना में अंतर स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है, किंतु यह अंतर विरोधी नहीं है। यह विकास प्रक्रिया का अंतर है। इसलिए देवराज इसे नई कविता भी नहीं कहते, उन्हें संक्रमणकालीन कविताएं कहते हैं, किंतु नई कविता नाम अब उसके लिए एक बार चल पड़ा सो वही रहा है। नई कविता प्रारंभ नामकरण। नई कविता यह नाम बड़ा भ्रामक है। इसमें अतिव्यक्तिवाद का दोष है, इसलिए कि यह किसी भी युग में उभरी नई भावना, प्रवृत्ति, संवेदना के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर वह छायावाद हो या प्रगतिवाद या प्रयोगवाद हो या हालावाद, वस्तुतः कविता के क्षेत्र में हर नए आंदोलन ही है। नया यह विश्लेषण अपने समय संदर्भों को व्यक्त करने वाला है। हिंदी में प्रयोगवाद के बाद की कविता के लिए नई कविता के नाम से जाना जाता है।
कुछ आलोचक प्रयोगवाद एवं नई कविता को एक ही मानते हैं, परंतु स्वयं अज्ञेय ने प्रतीक के जून 1951 के अंक में नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। उन्हें नई कविता के लिए प्रयोगवाद शब्द अपूर्ण, अव्याप्त और पूर्वग्रह युक्त लगा। नई कविता शब्द प्रयोग दूसरा शतक से ही प्रारंभ हुआ। बाद में अज्ञेय ने इन कवियों की भर्त्सना की, किंतु प्रयोगवाद के बाद की काव्य प्रवृत्ति नई कविता के रूप में अब जानी जाती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि प्रयोग शब्द को वाद दूषित पाकर नई कविता नामक संज्ञा का प्रचलन हुआ। 1951 में दूसरा शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता के जिन सिद्धांतों का सूत्रपात किया गया, उनका विस्तार तीसरा शतक के प्रकाशन काल 1959 अबाध गति से होता रहा, जिसे जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1954 में अर्धवार्षिक नई कविता पत्रिका संपादित की। इसके साथ उसे प्रतिष्ठा भी मिली। लक्ष्मीकांत वर्मा ने उसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता दूसरा शतक 1951 के बाद की कविता को कहा जा सकता है, किंतु इस ऐतिहासिक क्रम के अतिरिक्त भी नई कविता का वास्तविक रूप उस समय प्रतिष्ठित हुआ जब दूसरे शतक के बाद की कविता के कवियों ने सारी कविता को दूसरा शतक के निकटवर्ती पाते हुए किन्हीं अर्थों में भिन्नता का अनुभव भी किया। कुछ आलोचक ने नई कविता का विकास निराला के नए पत्ते 1946 के प्रकाशन में मानते हैं। प्रवृत्तिगत वैविध्य के अतिरिक्त निराला के दीर्घ काव्य विकास में अगले रचना आंदोलनों प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बीच मिल जाते हैं। उनके संकलन नए पत्ते 1946 से चलने वाले अंतिम दौर के इस प्रकार की अनेक कविताएं दृष्टव्य है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि नई कविता आधुनिकता का तीसरा दौर है, जो स्मरण रहे स्वाधीन भारत की पहली रचनात्मकता है। नई कविता में अनुभव का जनतंत्र पहली बार स्थापित होता है और जीवन तथा काव्य अनुभव दोनों में आधुनिक भावबोध पूरी तरह समरस हो जाता है। वस्तुतः नई कविता छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की उपलब्धियों को समेटे हुए है। शायद यही कारण है कि प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद के कई कवि अपनी सीमाओं को लांघ कर नई कविता के गतिमान जनतांत्रिक धारा के साथ हो गए। नई कविता में वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों के कवि, जिनकी व्यापक जीवन दृष्टि से उन्हें बांध कर रखा है। कविता विकास की अबाध परंपरा का उद्गम नई कविता है। विद्रोह कविता का स्थायी भाव है। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। प्रगतिवाद में व्यक्ति के प्रति समूह का, प्रयोगवाद में सामूहिकता के प्रति व्यक्तिकता का, तो नई कविता में व्यक्तिकतावादी के प्रति आधुनिकता का विद्रोह है। यह विद्रोह विकासात्मकता का परिचायक है। कविवर पंत ने अपने उत्तराधिकारी कहा है, जिनमें सभी वाद की प्रवृत्तियां समाहित हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसके 4 मुख्य तत्व माने हैं। आधुनिकता में विश्वास, मुक्त यथार्थ समर्थन, विवेक पर आधारित यथार्थ का साक्षात्कार, क्षण तथा समसामयिकता का दायित्व। यही कारण है कि नए कवियों ने अनुभव की प्रामाणिकता पर जोर दिया है और परिवेश के प्रति वह सहज हैं और उनमें अनाहत जिजीविषा भरी है। नई कविता काव्य प्रवृत्तियाँ। आज़ादी के बाद मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग में आया स्खलन कई समस्याओं को जन्म दे चुका। महंगाई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कालाबाजारी, जातीयता, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, यंत्र युग के कारण बढ़ती बेरोजगारी, यौन जीवन में आया खुलापन, टूटते पारिवारिक संबंध, व्यक्ति के मन में बढ़ता तनाव आदि ने यथार्थ के क्षण की महत्ता को रेखांकित किया। लघु मानव के बहाने उसकी प्रतिष्ठा महत्ता जरूरी लगी। कलाकारों, कवियों की नैतिक जिम्मेदारियों ने उनमें बेचैनी, छटपटाहट ने साध्य, तड़ाव और इन सब के विरुद्ध प्रतिबद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति नई कविता में हुई। मानवीय संबंधों के साथ अनुभूति व्यक्ति के लिए नई भाषा का निर्माण हुआ।
जो जन जन की भावना, क्रांति, संघर्ष, आस्था को लेकर सपाट बयानी, गद्यात्मकता, मुक्त छंद का प्रयोग किया जाने लगा। युगीन परिस्थिति और व्यक्ति के पारस्परिक संघर्ष और समन्वय को काव्य विषय के रूप में नई कविता ने स्वीकार किया। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है, नई कविता अपनी अभिव्यक्ति, प्रेषणीयता तथा उपलब्धि की दृष्टि से प्रयोगशील कविता के आगे की स्थिति है। प्रयोगशील कविता ने परंपरा से विद्रोह के रूप में प्रयोग तथा अन्वेषण का मार्ग स्वीकार किया था, पर नई कविता के संदर्भ में उसकी प्रवृत्ति सूचक है। प्रयोग युग का कवि अपने संघर्ष के प्रति निश्चित नहीं था। आज का कवि अपनी सारी शंकाओं के बीच अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान है। साहित्य का नया परिक्षेप्य। स्वतंत्रता के बाद आज़ादी में उसका मोह भंग हो गया। बाद में भी उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। परिणामतः मध्य वर्ग में अपनी स्थिति के प्रति संघर्ष भाव उत्पन्न हुआ। इसमें भी उसने विरोध को पाया। एक और राष्ट्रीय स्वाधीनता और उन्नति से उसके मन में आस्था और विश्वास निर्माण हो रहा था, तो दूसरी ओर अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति न होने से निराशा और अवसाद में वह घिर रहा था। कुछ ऐसी ही जटिल समस्याएं उसके सामने आई। इसी प्रकार के बदलते मनुष्य तथा समाज को नई कविता में व्यक्त किया। उसकी प्रवृत्तियां निम्न हैं। 1. लघु मानव के व्यक्तित्व की खोज और स्थापना। लघु मानव का कल्पना बोध नई कविता की विशिष्टता है। नई कविता ने जिस मानव की कल्पना की, वह व्यापक मानव आत्मा का लघुतम बोध कहा जा गया है। नई कविता किसी भी प्रकार के विराट तत्व के समक्ष मनुष्य के अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहती। विराटों के सामने व्यक्ति के अस्तित्व को कवियों ने संकट में पाया, इसलिए उन्होंने उसकी महत्ता को कविता में रेखांकित कर उसके अस्तित्व को बचाना चाहा। इसी नए मनुष्यों को लक्ष्मीकांत वर्मा ने लघु मानव कहा, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसकी संवेदना भीड़ की संवेदना नहीं है। वह विवेक और आत्म साक्षात्कार पर आधारित संवेदना है। वह चाहे जितनी नगण्य हो, चाहे जितनी अवहेलना के योग्य हो, उस समूहवाद से अधिक मूल्यवान है, जो केवल यंत्र द्वारा हमारी इंद्रियों को चालित करके अपना मंतव्य तो सिद्ध कर लेना है, किंतु जो उस भीड़ की हर इकाई को खोखला ढूंढ बनाकर छोड़ देता है। नए लोकतंत्र और औद्योगिक व्यवस्था से निर्मित जो संस्कृति समाज नए कवियों को मिला, उसमें उसका विवेक और स्वतंत्रता आहत हो गई। उसमें कुंठा पैदा हुई और अपनी इस संपूर्ण स्थिति एवं परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था प्रति विद्रोह का जन्म हुआ, और ऐसे में मनुष्य की कल्पना का प्रोत्साहन दिया, जो सारी व्यवस्था के सामने छोटा होता हुआ भी अपनी स्वतंत्रता और विवेक की नित्यता वह हो गया। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार लघु मानव की निम्न विशेषताएं हैं। 1. लघु मानव के लघु परिवेश की बात इन कुंठाओं से पृथक है और मानवानुभूति और मानव सार्थकता के महत्व से संबंध है। लघु मानव का परिवेश अनुभूति की गहराई और विवेक की मर्यादा से प्रशासित होता है। 3. भविष्य के प्रति वह अपनी आस्था तो रखता ही है, किंतु लघु परिवेश की सार्थकता के साथ। 4. उसकी अभिव्यक्ति में वह यह विश्वास भी निहित है कि उसका भावबोध किसी पूर्व निश्चित नियतिवाद या चमत्कार से प्रभावित नहीं है। 5. स्वतंत्रता की कोई और परिभाषा बिना इसी मानवीय स्तर के यथार्थ लघु मानव और उसके लघु परिवेश की कोई पूरी नहीं होती। 6. वह जीवन क्रियाशील के या क्रियाशील जीवन के स्वरूप को चाहता है, जिसमें समग्रता हो, संकीर्णता न हो। 7. जीवन की समग्रता का व्यवहारिक रूप एक दूसरे को सहन करने में है, न कि उस अव्यवहारिक आधिपत्य में, जिसमें विरोधों का नाश करके केवल एक सत्तारूढ़ व्यक्ति के प्रति समस्त चेतना अर्पित हो जाए। इसमें लघु मानव की एक ऐसी छवि उभर कर आती है जो अपने लघु परिवेश, स्वतंत्रता, विवेक और जीवन पद्धति के प्रति पूर्णतः सजग है। उन्होंने घोषणा की कि मानव इकाई को पूर्ण सम्मान दिया जाए, अर्थात नई कविता जीवन प्रति स्वाभिमान, सद्वृत्ति, आस्था रखता है, और ऐसे ही मनुष्य को सजग लघु मानव कहा गया। जगदीश गुप्त के शब्दों में कहे तो
नया मनुष्य रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त, मानव मूल्यों के रूप में स्वातंत्र्य के प्रति सजग, अपने भीतर अनारोपित सामाजिक दायित्व का स्वयं अनुभव करने वाला, समाज को समस्त मानवता के हित में परिवर्तित करके नया रूप देने के लिए कृत संकल्प, कुटिल स्वार्थ भावना से विरत है। मानव मात्र के प्रति क्षोभ का अनुभव करते वाला, हर मनुष्य को जन्मतः समान मानने वाला, मानव व्यक्तित्व में उपेक्षित, निरर्थक और नगण्य सिद्ध करने वाली किसी भी दैविक शक्ति या राजनीतिक सत्ता के आगे अनवरत, मनुष्य की अंतरंग सद्वृत्ति के प्रति आस्थावान, प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रति सजग, दृढ़ एवं संगठित, अंतःकरण संयुक्त, सक्रिय किंतु अपीड़न, सत्यनिष्ठ एवं विवेकासंपन्न होगा। नई कविता में उस मानव को महत्व दिया गया जो किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति से असंपन्न हो, साधारण जिजुबिसु हो, मानवेतर नहीं मानवीय हो, कृत्रिम नहीं स्वाभाविक वृत्ति वाला हो, लघु बनकर रहकर ही संघर्ष संभव है। विराट सुपरमैन से संघर्ष नहीं चमत्कार होता है। जो मनुष्य अस्तित्व को नकारता है, नई कविता उसके उपेक्षित हेय अस्तित्व में स्वतंत्रता भाव का प्रतिपादन करती है। देवराज ने लघु मानव और नए मनुष्य को संकलित दृष्टि से देखते हुए उसकी विशेषताओं को व्यक्त किया है। 1. वह अपने चारों ओर बिखरे परिवेश से किसी प्रकार की आत्महीनता अनुभव नहीं करता। 2. वह अपनी सीमित शक्ति को किसी प्रकार की पराजय का कारण नहीं मानता, बल्कि समय पड़ने पर अपनी समस्त चेतना से किसी बड़े संकट के विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखता है। 3. वह निश्चित रूप से यह मानता है कि इकाई की अस्मिता की सुरक्षा के बिना सामाजिक अस्मिता की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इकाई समाज का प्रमुख तत्व है। 4. वह मानता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच मानवीय मूल्यों के स्तर पर कोई भेद नहीं होता। 5. वह अपने जीवन निर्माण में किसी भी उस शक्ति को भागीदार नहीं बनाना चाहता जो काल्पनिक महत्व से संबद्ध है, क्योंकि ऐसा करके उसे आज तक छला गया है। 6. वह अपने वर्तमान के प्रति पूर्णतः सजग है। 7. वह अपने अस्तित्व का वाहक होने पर भी किसी प्रकार समविष्टा का विरोधी नहीं है, क्योंकि मूलतः उसका संघर्ष सामाजिकता से नहीं, समाज में फैली मूल्यहीनता और अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति से है। 8. वह अपनी जय और पराजय दोनों का वर्णन स्वयं करता है तथा यह प्रयास करता है कि वर्तमान के स्वरूप से भविष्य का निर्धारण किया जाए। सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए उसके पास जागरूक दृष्टि है। 2. आधुनिकता बोध की पहचान। नई कविता में आधुनिकता बोध की पहचान का तात्पर्य है मानव स्थिति के साक्षात्कार की नितांत नवीन जागरूक पद्धति, जीवन की समझ की गत्यात्मकता प्रवृत्ति, अपने काल को आत्मसात करने की अर्थपूर्ण चेतना, अर्थपूर्ण जीवन मूल्यों को प्राप्त करने की विधि, परिवेश के प्रति व्यक्ति की सतत सजगता आदि। इनका आधुनिकता बोध परिवर्तनीय है। इसमें कोई रूढ़ या जड़ धारणा नहीं। जो रूढ़ियाँ परंपराओं, परिवर्तन व मुख्य स्वतंत्रता का विकास साधने नहीं देती, उसका विरोधी काव्य है नई कविता। उसका यह अर्थ भी नहीं कि वह समृद्ध अतीत परंपरा के कटी है, बल्कि उसके गतिशील तत्वों, मूल्यों, विश्वासों को नए सृजनात्मकता, संघर्ष क्षमता से उपजीव्य बनाती है। यही उसका स्वतंत्र विवेक है, समय के प्रति प्रतिबद्धता एवं सजगता है। इससे आधुनिकता बोध व्यक्ति को अपना सही दायित्व निभाने की ओर प्रेरित करता है। आधुनिकता की दृष्टि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना करती है। व्यक्ति अपने परिवेश को संवारने की दिशा में क्रियाशील रहे और किस गति से किस ओर जा रहा है यह सोचने की शक्ति आधुनिकता बोध का शर्त है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन। आधुनिकता और समकालीन कविता। सप्तसिंधु 9 काव्य। दिनांक 1 अगस्त 1973। अर्थात यह केवल भौतिक विकास साधने की नहीं, मानसिक उन्नति पाने की कोशिश भर है। इसलिए उसमें एक ओर स्वीकृति है तो दूसरी ओर अस्वीकृति। यह जीवन को गति विकास प्रदान कर रही है और उसके अस्तित्व का नाश कर रही है। इसी की तलाश है नई कविता। डॉक्टर देवराज के अनुसार उनकी विशेषता है। 1. आधुनिकता बोध वह सहज, स्वाभाविक और गतिशील प्रक्रिया है
जो जीवन को सही संदर्भ में समझने की दृष्टि प्रदान करती है। यह मूल रूप में परस्पर विरोधी नहीं है, प्रत्युक्त व्यवस्थामूलक मुक्ति की भावना प्रधान होती है। आधुनिकता बोध वह दृष्टि है जो मनुष्य में छिपी साजगता को मुखरित करती है और उसे सत्य से सीधे साक्षात्कार के लिए तैयार करती है। आधुनिकता बोध में संकीर्णताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, उसके मूल में मानवतावादी दृष्टि होती है। आधुनिकता बोध कोई बाह्यारोपित तत्व नहीं है, बल्कि प्रगतिशील जीवन के विकास क्रम के अंतर्गत प्राप्त चेतना है, जो मूल्य न होते हुए भी वास्तविक जीवन मूल्यों के प्रति सचेत है। 3. आस्था का स्वर। नए कवि अपने व्यक्तित्व पर भरोसा करते हैं। वे कठिन से कठिन विपदा में भी अपनी आस्था के बल उसे सहने और दूर करने का भाव उनमें है। भविष्य की उज्ज्वलता पर उनका दृढ़ विश्वास है। जीवन के यथार्थ पक्ष को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। इसी कारण वे जीवन संघर्ष में छायावादियों तथा प्रयोगवादियों जैसा पलायन नहीं करते, उसे अपना पर उनमें भरी विद्रूपता को दूर करते हैं। ऐसे समय उनकी कविता का व्यंग धार प्रवाहित होता है। आधुनिक जीवन से सहानुभूति और सौहार्द प्राप्त समाप्त हो चुका है। मानव में झूठ और घृणा का व्यवहार चलता रहा है। इस प्रकार की पिशाच संस्कृति पर कैलाश वाजपेयी का व्यंग देखिए। कितना अच्छा है, सभी झूठ बोलते हैं, कितना अच्छा है, सभी घृणा करते हैं, अपरिचय के माध्यम से जुड़ते हैं, अपरिचित बिछुड़ते हैं, न कोई रोता है, न कोई हंसता है, कितना अच्छा है, अब हर कोई डसता है। जीवन यथार्थ के व्यक्त करते हुए केवल आस्था ही उनमें है, ऐसा नहीं। डर, भय, अनास्था, शंका, निराशा, अविश्वास भी उनमें है। जैसे मुक्ति बोध की अंधेरे में का नायक उन सभी स्थितियों से गुजरने पर अपने गुरु का शिष्य होता है तथा ब्रह्मा राक्षस जीवन मूल्यों की खोज में भटकते संशोधक की कहानी दुख दर्द के साथ व्यक्त हुई है। आधुनिक सामान्य व्यक्ति की यह ट्रेजेडी भी है तो बुद्धिजीविता भी। जीवन चुनौतियों का स्वीकार भी नया कवि करता है, उसमें उत्पन्न विषाक्त मनस्थिति को भी, फिर भी वह जीवन में आस्था रखता है। 4. क्षण बोध की अभिव्यक्ति। नई कविता क्षणानुभूति को अधिक महत्व देती है। सृजन के लिए क्षण ही बोध जगाते हैं। क्षण बोध की अनुभूति ही उन कवियों के लिए सत्य है। जीवन क्षण संवेदना से भरा है, उसी में उसे जीवन के सुख दुख मिलते हैं, उससे ही जीवन सतत परिवर्तनशील होता है। क्षण की संवेदना को अनुभव करना, काव्य में उसे सुरक्षित करना, फिर किसी दूसरे क्षण संवेदना को जीना, इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षण अपनी सीमा में ही गहन अनुभूति मुक्त होता है और इसी कारण नई कविता में क्षणानुभूति के अंकन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। देवराज ने इसके 2 प्रकार माने हैं, एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल। सूक्ष्म क्षण में कवि सत्य के साक्षात्कार कराने वाले क्षण की अनुभूति को व्यक्त करता है, यह मुक्ति का क्षण हो सकता है, जबकि स्थूल क्षण में सत्य भौतिक आसक्ति युक्त कालखंड की अभिव्यक्ति होती है। क्षण अनुभूति पूर्ण पर गहरे होते हैं, जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म अनुभूतियाँ पैदा हो जाती है। उसकी अनुभूति एवं भोग्य की 3 स्थितियाँ देवराज के अनुसार होता है। एक स्तर वह जिसमें संवेदना सूक्ष्म और अधिक गहन होती है, दूसरी ओर जिसमें स्थूल को भोग कर अनुभूति एकत्र करने में अदम्य लालसा होती है, और तीसरा वह जिसमें 2 क्षणों के जुड़ने का तनाव रहता है। इसे व्यक्ति भोगना नहीं चाहता, किंतु उसे भोगना पड़ता है। लय, तुक और छंद। लय, तुक और छंद की अवधारणा छायावाद से हटने लगी है। निराला ने मुक्त छंद की घोषणा की, पंत ने भी नई काव्य भाषा को अपनाया। नई कविता ने तो छंद को अस्वीकृत किया, परंतु उसमें नए प्रयोग भी हुए। देवराज ने ठीक कहा, नई कविता में छंद को केवल घोर अस्वीकृति ही मिली हो, यह बात नहीं है, बल्कि वहाँ इस क्षेत्र के विविध प्रयोग भी किए गए।
इस संबंध में पहला प्रयोग हिंदी के पुराने छंदों को तोड़कर नया मुक्त छंद बनाया गया, जिसमें गिरिजा कुमार ने कवित्व व सवैया में तोड़ फोड़ की। रामविलास ने धनाक्षरी से रुबाई का निर्माण किया। दूसरे प्रयोग में विविध देसी विदेशी भाषाओं के छंदों को नई कविता में लाया गया। देसी भाषा में बांग्ला, मराठी, संस्कृत और विविध लोक भाषाओं के छंद समय समय पर प्रयोग किए गए। विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी के सोनेट, बेलेड, जापानी का हायकू और चीनी, फ्रेंच और अमेरिकी कविता के चित्रों को नई कविता में प्रयोग किया गया। छंद का संबंध संगीत से रहा है और संगीत तुक लय से जुड़ा है। नई मुक्त छंद कविता गीत कविता के रूप में विकसित हुई है, परंतु इन गीतों में केवल भावानुकूलता नहीं, जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों का अंकन है। गीत नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जो लोकगीत, लोक धुनों, लोक परंपराओं, लोक संस्कृति से जुड़ा है। नई कविता, लंबी कविता। पुराने समय महाकाव्य, खंडकाव्य द्वारा अनुभूत अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध था, किंतु नई कविता में, लघु कविता में यह असंभव हो गया। परंतु आधुनिक जीवन की जटिल विसंगतियों के अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए परंपरागत प्रबंध सक्षम नहीं था। उसी प्रकार उसे नई कविता के अंतर्गत रची जाने वाली उन रचनाओं में भी पूर्ण रूप से नहीं रखा जा सकता था, जो आकार में लघु थी। अनुभूत सत्यों को, विशाल भंडार को एक साथ ही कविता में अभिव्यक्त करने की न कुलबुलाहट ने लंबी कविताओं को जन्म दिया। लंबी कविता की परंपरा पर नजर डालें तो नई कविता समय ही वे अधिक मात्रा में लिखी गई। सन 1923 में पंत की परिवर्तन हिंदी की प्रथम लंबी कविता मानी जाती है। बाद में प्रसाद की एक कविता प्रलय की छाया 1933 में तथा निराला की एक राम की शक्ति पूजा 1937 लिखी जा चुकी थी, किंतु नई कविता दौर में सबसे पहले नरेश मेहता की समय देवता 1951 में प्रकाशित हुई। उसके बाद कई कविताएं सामने आई। अज्ञेय की असाध्य वीणा 1961, धर्मवीर भारती की प्रमथु गाथा 1951, मुक्तिबोध की अंधेरे में 1964, बच्चन की सिसिफस बरक्स हनुमान 1965, विजय देव नारायण शाही की अलविदा 1966, श्रीराम वर्मा की शब्दों की शताब्दी 1966 से 67, रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध 1967, नीलाभ की स्मरण आरंभ 1967, सौमित्र मोहन की लुकमान अली 1968, भरतभूषण अग्रवाल की चीरफाड़ 1968, रामदास मिश्र की फिर वही लोग 1969, प्रमोद सिन्हा की तलघर 1970, धूमिल की पटकथा 1972, लीलाधर जगूड़ी की नाटक जारी है 1972, रमेश गौड़ की एक मामूली आदमी का बयान 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी 1972, बलदेव वंशी की उपनगर में वापसी 1974, केदारनाथ सिंह की बाघ आदि। लंबी कविताएं अनुभूति के टकरावपूर्ण विन्यास के कारण लंबी हुई है। नाटकीयता उसका अनिवार्य लक्षण है। नरेंद्र मोहन के अनुसार लंबी कविता की रचना तभी संभव है जब सृजनात्मकता तनाव दीर्घकालीन हो तथा विस्तृत फलन पर अपनी क्रियात्मकता सिद्ध कर रहा हो। उसके लिए जरूरी है कि लंबी कविता में सृजनात्मकता तनाव के विविध रूप, स्तर और धरातल विद्यमान हैं।
यही बात मुक्तिबोध आदि की कविता में पाई जाती है। इसलिए मुक्तिबोध ने कहा, कविता कभी खत्म नहीं होती, यथार्थ के गतिशील तत्व कविता को लंबी बनाते हैं। यही बात मुक्तिबोध ने स्पष्ट की है। यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व गुंफित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं वह वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और इस प्रकार की न मालूम कितनी कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी है। उन्हें ख़त्म करने की कला मुझे नहीं आती, यह मेरी ट्रेजेडी है। रचनाओं के इन प्रवृत्ति के कारण लंबी कविता का परंपरा ही विकसित हो चुकी है। निसंदेह नई कविता की यह उपलब्धि ही मानी जाएगी। मूल्यांकन। नई कविता संबंधी इस विस्तृत चर्चा के बाद यह कहा जा सकता है कि उसका विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। आधुनिक मनुष्य की ट्रेजेडी से यह जुड़ी रही, इसलिए जीवन के सभी प्रसंगों, अच्छे बुरे रूप की संपूर्णता उसमें आई है। व्यंग्य का प्रयोग इसी कारण कविता में प्रखरता के साथ हुआ है। लघु मानव की कल्पना विशेष ने उसे वर्तमान के साथ जोड़ा है। काव्य भाषा के रूप में वह पूर्ववर्ती कविता से विशेष है। छंद के साथ उसके बंधनों को तोड़कर यह सपाट बयानी वक्तव्य की भूमि पर पहुंची है। नए अर्थ के लिए नवनिर्मित शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर एक बार यह कविता जन्ममुखता की ओर लौट पड़ी। बिंब प्रत्येक अलंकारिता के मोह से वह मुक्त हो रही है। केदारनाथ सिंह की कविताएं उसका प्रमाण है। फिर भी उसमें विद्वानों के साथ नए कवियों ने ही कई दोष पाए हैं। स्वयं मुक्तिबोध ने कहा है, नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता को पश्चिमी विकास ने सिखाया है। जनता समूह है, वह अंधकार है, अन्यग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है, उसका साथ मत दो। तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है। वह जन के प्रति घृणा पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का उपाय है। इसलिए वे फिर कहते हैं, मैं जुलूम में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भीड़ और जुलूम तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है। इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। फिर भी समूह असाधारण कार्य करता है, बशर्ते उसकी एकत्रित होना उद्देश्यपूर्ण हो का विचार भी वह रखते हुए कहते हैं कि मुक्ति अकेले ही नहीं होती। याद रखो, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। इसी कारण नई कविता भीड़ समूह के साथ हो गई। वह जनताभिमुख हो गई। प्रारंभ में वह संकेतिकता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता के कारण वह जटिल हो गई। अर्थ ग्रहण असभ्य हो गया, परंतु उत्तरोत्तर यह प्रवृत्ति कमतर होती गई। अब उसमें ठेठ भाषा, जन भाषा, सरल भावाभिव्यक्ति हुई, जिसका प्रयोग कवि नागार्जुन ने किया था, अब केदारनाथ सिंह कर रहे हैं। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद तथा केदारनाथ सिंह की कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कविता अध्ययन में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अज्ञे, शमशेर, श्रीकांत वर्मा, धूमिल आदि की कविताएं उनका प्रमाण है। उन कवियों ने भाषा में चित्रमयता के स्थान पर सपाटता आई। अशोक वाजपेयी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि नई कविता बिंब केंद्रित रही है और अक्सर कवियों में बिंब का ऐसा घटाटोप तैयार हुआ है कि 7वें दशक तक आते आते कई कवियों को यह महसूस हुआ कि कविता को बिंब से मुक्त करा के ही उसे जीवंत और प्रासंगिक रखा जा सकता है। उसके सामने बिंब प्रधान कविता कुछ शक की चीज़ बन गई और सपाट बयानी की तरह कई कवि झुके और उसे विश्वसनीय माना जाने लगा। इसी क्रम में रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, 3 कवियों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आगे भी जोड़ते हैं कि उनमें से हर एक ने सपाट बयानी के मूल्य को
पहचाना, लेकिन उसे अपनी बुनियादी बिंब धर्मिता के प्रतिकूल न रखकर उसके साथ संयोजित किया और अपने मुहावरों को और उनसे उजागर होने वाले काव्य संसार को समृद्ध किया। चित्रमयता को खोए बिना उसे रोज़मर्रा की जीवंतता दी। नई कविता में आया बदलाव भी कविता को फिर एक बार जनता से दूर हुई प्रायोगिक नई कविता को जनता के बीच लाकर खड़ी करती है। उपसंहार: नई कविता जनता की और जनता के साथ की कविता है। यह परंपरा से विच्छेद होने के बावजूद परंपरा से मुक्त नहीं है। इस कविता आंदोलन से हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, मुद्रा राक्षस, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, राज कमल चौधरी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार धूमिल, कुंवर नारायण, कैलाश वाजपेयी, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह जैसे सशक्त महत्वपूर्ण कवि उभर कर आए। देवराज ने कहा कि इस कविता ने पहली बार व्यक्ति को व्यक्ति की परंपरा में रख कर देखने का प्रयास किया। भक्ति काल से लेकर प्रगतिवाद तक व्यक्ति को मंदिर, महल, स्वर्ग, आकाश और मार्क्स की तथाकथित मार्क्सवादियों द्वारा स्वयं की गई अस्वाभाविक व्याख्याओं के रंगीन पटों में लपेटा जा रहा है। नई कविता ने उसे आम जिंदगी की अच्छाइयों और बुराइयों के बीच मनोवैज्ञानिक रूप चित्रित किया। अतः नई कविता में व्यक्ति को परंपरा से काटा नहीं बल्कि जोड़ा है। यह मत सही भी प्रतीत होता हो, परंतु कबीर जैसे कवियों ने जनता की बात जनता की भाषा में कही है, वह हिंदी साहित्य में पहला कवि और उसकी कविता जिसे जन अभिव्यक्ति को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया। नई कविता में यह परंपरा फिर विकसित होती है। यह उसकी कटी परंपरा से जुड़ी भावनाएं हैं, ऐसा कहा जाएगा। भक्ति काल शब्द प्रयोग जब देवराज करते हैं तो कबीर उसी काल में आते हैं और उन्हें खारिज करना या योग्य होना, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और भक्ति के लिए मनुष्य मात्र समान अधिकार का स्वीकार था। कबीर में मनुष्य मात्र के लिए समान अधिकार की भावना ने उन्हें सामाजिक जनता विमुख बनाया और उन्हीं के दुख, पीड़ा, विषमता को कविता में लाया। मनुष्य पर ईश्वर, धर्म, परंपरा, रूढ़ियों की गुलामी के वर्चस्व को उठाया। वर्ण विषय के साथ भाषा भी उसी प्रकार की रही। खिचड़ी अर्थात साधारण जन की भाषा। नई कविता में भी भीड़ समूह अभिव्यक्ति हुआ है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न खड़ा किया गया है। इसके अंतर्व्याहत व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ने उसे कबीर की परंपरा से जोड़ा, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम आगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।